आपका परिवार, पत्नी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप। भारत सरकार का ये कहना है एक आदमी कमाने वाला है, 7 खाने वाले हैं, वो भाई बहन को भी गिनती है जो छोटे हैं। अभी सुनील सर ने कहा कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई तो मैंने अपने भाई बहन को पढ़ाया, इसलिए मोबाइल की दुकान की। ये आदमी दिन रात भाग रहा है इनके लिए। आज इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये बड़ा जिम्मेदारी का मामला, इसको हम एक सिस्टम समझ बैठे। क्या हमारे दादाजी इस दुनिया में आए, उनकी शादी हुई, पिताजी आ गए, उनकी शादी हुई, हम आ गए, हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे आ गए, उनकी शादी हुई, उनके बच्चे आ गए। ये सिस्टम नहीं है, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। थोड़ा समझे इस जिम्मेदारी को। आपके घर में बच्चा है 5 साल, 8 साल, 12, 15, 16 है सबके घर में। अच्छा, कोई आपसे आकर कहे ये बच्चा मेरे को दे दो, नहीं दोगे? आप में से कोई भी नहीं देगा? अच्छा, क्यों नहीं दोगे? अपना बच्चा है। आपको कोई डाउट है? आप कंफ्यूज मत हो, आपका ही है, हमें भी पता है। दोगे क्यों नहीं? इसके पीछे 3 कारण है, बड़े ध्यान से सुनना। पहला, आपका उससे इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ है। जितना ज्यादा दिन बच्चा आपके साथ रहेगा, आपका इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता जाएगा। आप देखना, कुछ अप्रिय घटनाएं 6 महीने में घट जाती हैं। किसी शारीरिक कमजोरी या किसी बीमारी की वजह से बच्चा 6 महीने बाद इस दुनिया से चला जाता है, तो माता पिता 2 साल बाद उस सदमे से बाहर आ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी अप्रिय घटना सुनते हो कि एक बच्चा 6 साल का खेलते खेलते गांव के पास तालाब में डूब गया और वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो शायद माता पिता 10-12 साल में उस घटना से बाहर आ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी अप्रिय घटना आती है कि एक ही बच्चा था 26 साल का और वो बाइक से जा रहा था, ट्रक डिसबैलेंस हुआ और उसमें वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो माता पिता उस घटना को तब तक नहीं भूलते जब तक वो इस दुनिया में रहते हैं। यानी जितना बड़ा बच्चा आपका होता जाएगा, आपका इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता जाता है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण यह है, आप किसी को अपना बच्चा कैसे दे दो जब आप उसको जानते नहीं। तीसरा कारण यह है कि क्या उसकी गारंटी है वो हमारी तरह हमारे बच्चे को पालेगा। ये 3 कारण होते हैं मेन। अब अगली बात यह है कि जिस लड़की से आपने शादी की, इसके माता पिता का भी तो उससे इमोशनल अटैचमेंट था। उसके पिता भी सोच सकते थे जिसको मैं जानता नहीं कैसे दे दूं बेटी, पहले दिन तो नहीं जानते थे, क्या मेरी तरह वो पालन पोषण कर पाएगा मेरी बेटी का। तो यहां क्या जिम्मेदारी बनती है? पहली, कि आपको और आपकी वजह से पत्नी की आंख में कभी आंसू नहीं आना चाहिए। ये पहली जिम्मेदारी होती है पति की। उसको बंगला चाहिए दिलाओ, कार चाहिए दिलाओ, गहने चाहिए दिलाओ, कपड़े चाहिए दिलाओ। आप ये नहीं कह सकते मैं क्या करूं, महंगाई बहुत है, क्या करूं, क्या नहीं, आरसीएम कर, आरसीएम कर। और क्या करूं तो शादी क्यों करी? उस समय सोचना था, मना कर देते, ये जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता। और याद रखना, जिस घर में, ये पुरुष वर्ग बहुत ध्यान से सुनना, जिस घर में पत्नी की आंख से आंसू गिरते हैं उस घर में लक्ष्मी कभी भी निवास नहीं करती। लक्ष्मी रुष्ट होकर उस घर से गायब हो जाती। तो ये जिम्मेदारी का मामला, ये ऐसा नहीं है ये सिस्टम चला रहा, हो गई कर ली नहीं, बहुत जिम्मेदारी है। दूसरी जिम्मेदारी, जिन बच्चों को इस दुनिया में लाए हो, 4 पाल सकते थे 4 लाने थे, 2 पाल सकते थे 2 लाने थे, 1 पाल सकते थे 1 लाना था, नहीं पाल सकते थे नहीं लाना था। ये तो आपके हाथ का कंट्रोल था। और अब लोग क्या कहते हैं, क्या करें भाई साहब, महंगाई बहुत है, फीस कौन भरेगा? अरे फीस नहीं भरेगा घर में, इनको क्यों भरा? ये क्या आसमान से गिर गया? ये जिम्मेदारी का मामला। हमारा एक ही बेटा है, तो बहुत लोग कई बार पूछते हैं फैमिली में कौन कौन है, मैंने कहा एक ही बेटा। एक ही क्यों? एक है, एक ही है भाई सर, एक, अरे एक ही है, अब क्या करेंगे? बोले लॉजिक, मैंने कहा जॉब के हिसाब से, हम जॉब में थे तो हमें लगता था एक को पालने बहुत बड़ी बात है। बोले अगर जॉब में नहीं होते, मैंने कहा हमें नहीं पता था भविष्य में आरसीएम मिलेगा।
बोले पता होता, मैंने कहा फिर एक नहीं होता। बोले फिर? मैंने कहा फिर क्रिकेट की टीम घर खेलती ना, फिर तो ये पालता ना। आखिरी जिम्मेदारी जिन माता पिता आपको इस दुनिया में लेकर आए, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और इसको आज बहुत गहराई से समझना, जिसके लिए आरसीएम करना चाहिए, आपको समझ में आएगा। आपको पता है कितने लोग जानते हैं पहले कम उम्र में शादियां हो जाती थी? लगभग 14, 15, 16 साल में। पता है लॉजिक क्या था? प्रैक्टिकल समझे क्या लॉजिक था? बच्चा 15 साल का है, जवान है, जल्दी शादी हो जाएगी तो इसके बच्चे जल्दी हो जाएंगे, और इसके बच्चे जल्दी हो जाएंगे तो ये उनको जल्दी पाल के बड़ा कर देगा, और जब इसके शरीर में ताकत नहीं बचेगी तो बच्चे इसको पाल लेंगे। ये लॉजिक था कम एज में शादियां करने का। आजकल फैशन बन गई, मतलब इसको लोग स्टेटस मानने लगे, जितना लेट शादी करो उतना अच्छा। 30 साल, 35 साल, 40 साल, मेट्रो सिटी में 50 में कर रहे हैं। अब वो 50 में शादी करता है, 52 में बच्चा हुआ। जब बच्चा 5 साल का हुआ, ये 57 का हो गया। तो अब ये दोनों टेंशन में रहते हैं किसको कौन पालेगा। और बच्चा देख रहा है ये बाप बूढ़ा होता जा रहा है, मेरे को कौन पालेगा। बाप देख रहा मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं, इसको कौन पालेगा। क्या लॉजिक था? जब मेरा शरीर काम ना करे तो बच्चे मेरे को पालेंगे। ईमानदारी से बताना, जब माता पिता को आपकी सख्त जरूरत है, क्या आप माता पिता के साथ हो? 80% लोग माता पिता के साथ नहीं रहते। और कारण एक ही है भाई, आपका कहीं भी जॉब लगा तो आप जॉब के लिए बाहर चले गए ना, और माता पिता वहीं रह गए। वो बूढ़े माता पिता है और उनको अभी सख्त जरूरत है। क्या लगता है आपको? अभी एक ताजी घटना है सिवान डिस्ट्रिक्ट की। जब वो बच्चा पटना आया ना, मैं उस घटना को याद करता हूं ना तो बड़ा तकलीफ होती है। क्या घटना हुई, तब समझ में आता है आरसीएम क्यों करना चाहिए। सिवान डिस्ट्रिक्ट का किस्सा है। एक गांव में एक लड़का, माता पिता का अकेला लड़का, माता पिता गरीब, 4 खंबे गाड़ के ऊपर वो फूस का छप्पर नहीं डाल लेते, उसमें रहते थे। पिता करते थे मजदूरी खेतों में, 200 रुपए पर डे। शरीर में ज्यादा ताकत नहीं थी, बीमारी थी, तो उनको 200 रुपए मिलते थे, मेहनत कम होती थी। जब वो शाम को घर आते थे तो वो अपने बेटे को बोलते थे, बेटा मेरे पैर दबाएगा क्या? बच्चा 6 साल का, वो पैर भी दबाता था तो उनको और दर्द होता था। बोले बेटा धीरे धीरे दबा। लेकिन जब वो फिर अपने काम पे जाते थे तो वो बच्चा 6 साल का था, अपनी माँ को बोलता था, माँ मैं जीवन में ऐसा बड़ा काम करूंगा कि तुम दोनों को कभी कोई कष्ट नहीं होगा, इतना पैसा कमाऊंगा। तो माँ बोलती थी बेटा कैसे? बोले उसके लिए माँ पढ़ाई चाहिए, मैं अच्छी नौकरी करूंगा। तो माँ कहती थी बेटा 200 रुपए में घर चलता है, तेरी पढ़ाई कैसे होगी? और तू कहता अच्छी पढ़ाई चाहिए, क्या रियल में पढ़ाई करके पैसा आता है? बोले माँ बहुत आता है। तो माँ ने कहा बेटा तेरे बाबूजी को तो नहीं बताना, मैं तेरे लिए लोगों के घरों में बर्तन साफ करूंगी, झाड़ू पोछा लगाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी तेरे को, लेकिन बाबूजी को नहीं बताना, वो गुस्सा करेंगे। क्योंकि हमारे भारत में एक संस्कार है, महिला को थोड़ा काम ना करने दिया जाए जब परिवार चल रहा है। पढ़ाना शुरू किया, 6 साल का बच्चा, सपने बड़े। लेकिन माँ उससे बीच बीच में पूछती थी, आपको पता है बिहार में बबुआ बोलते हैं प्यार से बच्चे को, बबुआ मैं पढ़ा तो दूंगी लेकिन छोड़ के तो नहीं जाओगे ना माँ को? वो रो पड़ता था, नहीं माँ आप मेरी जिंदगी हो कि आपको छोड़ के चला जाऊंगा। बोले बबुआ सुना है पढ़ लिख के बच्चे माँ को छोड़ जाते हैं, नहीं माँ ऐसा कभी नहीं होगा। बच्चा बड़ा हुआ, योग अच्छे थे, पहला ही सिलेक्शन इंजीनियर बना हो, 1 लाख की जॉब में लगा अहमदाबाद, पहला सिलेक्शन, एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बनाया गया। तैयारी हुई चलने की, तो माँ ने याद दिलाया बबुआ 8 साल की उम्र में वादा किया था माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगी।
छोड़ रहे हो माँ को? मैंने उसी समय कहा था मत पढ़ो ज़्यादा, पढ़ के बच्चे माँ को छोड़ देते। लेकिन पिताजी थोड़े से समझदार थे, उन्होंने कहा देखो उसका पहला जॉब लगा है, शादी हो गई उसकी, 3 बच्चे हैं, उसकी कैरियर का सवाल है, तुम ऐसे टाइम पे ऐसी बात मत करो। लेकिन वो चुप खड़ी खड़ी रो रही स्टेशन पे खड़ी, बच्चा भी देख के उसकी आंख में भी आंसू आ गए। लेकिन उसने कहा माँ मैं बहुत जल्दी ट्रांसफर करा लूंगा और मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा, और तुम क्या हो तो मैं नहीं जाऊंगा, मैंने वादा किया था, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन बाबूजी का कहना है जाओ। चला गया वो, बड़ी कंपनी का मैनेजर बना तो जिम्मेदारियां ज्यादा थी, 1 साल तक उसको छुट्टी नहीं मिली। अम्मा माँ होती है तो वो अपने पति से पूछती थी क्या बबुआ का कोई फोन आया, तो वो कहते थे हाँ आया, जल्दी आएगा। वो समझाते थे माँ अपनी पत्नी को, जल्दी आएगा बबुआ, अच्छी नौकरी कर रहा है, पैसे भी भेजता है 50,000 रुपए महीना घर के लिए। लेकिन वो सदमे में बीमार रहने लगी। बीमारी कुछ नहीं, खाली उसको बस अकेलापन महसूस होता, घर में दीवारों से बात करती, पड़ोस के लोग कहते ये दीवारों से बात कर करके रोती है, याद करती है उस बबुआ को। समय निकलता चला गया। जब उसको डॉक्टर को बताया गया तो डॉक्टर ने एक बात कही, इनको कोई बीमारी नहीं है, इनको एक सदमा है, कोई इनकी प्रिय चीज इनसे दूर रहती है। क्या है मैं तो नहीं जानता, ये आप जानते होंगे। इनका कोई भाई होगा या इनका कोई भी रिलेशन का होगा। तो बाबूजी तो समझ गए अंदर, जब केबिन में डॉक्टर ने बताया कि उसको वापस लाओ तभी ये अच्छी हो पाएगी। उन्होंने भी कोशिश की, एकदम ट्रांसफर नहीं हो पाया, यहाँ उतनी जॉब नहीं मिल पाई, इसीलिए वो अहमदाबाद भी गया बच्चा। लेकिन एक दिन जब दोपहर में बाबूजी खाना खाने घर आए तो वो पूरी पानी में भीगी हुई थी माँ। उनको लगा पानी वानी गिर गया, बोले क्या हुआ, वो चुप रहे। तो पड़ोसी ने कहा ये सुबह से रो रही है और ये आंसुओं में भीगी हुई है, पानी नहीं गिरा। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो उसका महिला का जवाब था आखिरी बार बबुआ से पूछो, या तो वो मिल जाए या फिर कह देना मां नहीं मिलेगी। ये बात थोड़ी उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने फोन किया बेटे को, बेटा आज तक तो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया, तुम्हारी कैरियर का सवाल था, लेकिन आज तुम्हारी माँ ने एक ऐसी लाइन बोल दी कि मिलना हो तो 2 दिन में मिलना, नहीं तो फिर मैं नहीं मिलूंगी। बेटे ने कहा बाबूजी मैं तुरंत आ रहा हूँ। उसने अहमदाबाद से दिल्ली का फ्लाइट का टिकट लिया, दिल्ली से तत्काल ट्रेन का टिकट लिया सिवान का, और बोला मैं परसों शाम तक आ जाऊंगा। उन्होंने कहा बबुआ परसों शाम को आ जाएगा। माँ ने घर में लीपन उपन करके इतनी खुश हुई जैसे उसको कोई बीमारी नहीं, और बोली मैं चलूंगी स्टेशन लेने, अकेले मत जाना। उसने 5 माला मंगवाई, बोले मैं अपनी पोता पोती को भी पहनाऊंगी, बेटा और बहू को भी पहनाऊंगी, 5 आ रहे हैं। जब वो एयरपोर्ट पर आया तो उसके बॉस की और भी कंपनियां थी, वो उस काम से कहीं आउट ऑफ इंडिया थे 4 दिन के लिए। तो उन्होंने एयरपोर्ट पर आकर कहा सर मैं 2 दिन के लिए बिहार जा रहा हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है और मैं माफी मांगता हूँ, मैंने आपसे पूछा नहीं, लेकिन अचानक, और मैंने अपनी जिम्मेदारी मेरे जूनियर को दे दी है, और आपको कहीं भी कंपनी में कोई नुकसान होगा मेरे पूरे साल का पैकेज काट देना सर, मैं जिम्मेदार हूँ। तो बॉस को थोड़ा गुस्सा इसलिए आ गया कि तुमने मेरे से पूछा क्यों नहीं। बॉस बोला पागल हो तुम, तुम्हारे पिताजी है ना, 4 दिन तुम्हें रुकना चाहिए था, अरबों की फैक्ट्री किसी को भी सौंप के चले गए। कैंसिल करो टिकट, और टिकट कैंसिल नहीं कर सकते तो वापस मेरी फैक्ट्री मत आना, बहुत सारे मैनेजर हैं मैं ढूंढ लूंगा। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, एक तो कैरियर था, एक माँ थी। उसने बाबूजी को फोन किया, बाबूजी इस तरह की बात है। तो बाबूजी ने कहा बेटा ये गलती है तुम्हारी। बाबूजी समझते थे, तुम बिना कंपनी के मालिक को बताए चल पड़े। अरे 4 दिन की बात है, 4 दिन बाद आ जाएंगे ना, वो कह रहे मेरे आने के बाद चले जाना बेटा, टिकट कैंसिल करा दो। टिकट कैंसिल करा दिया उस बच्चे ने। जब अगले दिन शाम को माँ ने पूछा बबुआ कितनी बजे आएगा,
तो पिता की आंख से आंसू निकल आए। वो समझ गए, बोले आप 1 साल से मेरे को इसी तरह बहलाते फुसलाते हो और मैं जानती हूँ बबू आप कभी नहीं आएगा। रात को 11 बजे उस माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया। जब उसके पिता ने फोन किया, बेटा अब 4 दिन बाद नहीं, जब इच्छा हो जब आना। क्या हुआ बाबू? माँ नहीं रही इस दुनिया। क्या लगता है क्या ये कभी अपने आप को माफ कर पाएगा? क्या उसकी माँ उसको कभी माफ कर पाएगी? माता पिता के आशीर्वाद से तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। उस बच्चे ने जॉब छोड़ दिया, वो आया लेकिन आखिरी कंधा नहीं दे पाया। अगले दिन तो अंतिम कार्यक्रम हो गया, जॉब को भी रिजाइन दे दिया, वो नहीं गया। आरसीएम में ज्वाइन हुआ तो 3 महीने में रॉयल्टी पहुंचा। वो जब पटना मिलने आया ना, जब उसने ये स्टोरी सुनाई, उस रात का भोजन नहीं कर पाए, बड़ा तकलीफ हुई। और हमने बाद में कहा, अपन क्या, जब नीरज नाम है उस लड़के का, मैंने कहा नीरज जब ऐसा हो ही गया था फिर तो जॉब नहीं छोड़ना था। उसका जवाब सुनना, उसने कहा सर माँ को तो मैं खो चुका था लेकिन अब पिता को नहीं खोना चाहता था, क्योंकि अकेले वो दीवारों से बात करते जैसे मेरी माँ करती थी, उनके लिए तो माँ भी नहीं थी। और इसलिए अब मैं अपने पिता के पास हमेशा रहूंगा। और मैं पूरे भारत को एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि पैसे के लिए माँ और पिता को नहीं छोड़ना, कम भी आए लेकिन माता पिता के साथ रह के काम करें। अभी आपको पता है बड़ा दुख भी होता है, अभी हमारे इस अभियान के एक सफायर रत्नेश जैन, मात्र 37 साल उम्र थी उस लड़के की, पत्नी की उम्र 34 साल है लगभग, बेटी 11 साल की है, बेटा 5 साल का है, मदर 75 साल की है, बाबूजी 80 साल के। अकेले ही बेटा था जैन परिवार से, और कुछ नहीं, खड़े थे। जो लोग कहते हैं ना कि ये घटना कोई जरूरी है, अभी 80 साल के या 80 साल के नहीं 37 साल में हुई है। खड़ा था, बाइक वाले बच्चे आ रहे थे, ब्रेक भी लगा दिया, अचानक बाइक टच हुई और उनका बैलेंस बिगड़ा, रोड पे गिरे। वही बच्चे लेके गए हॉस्पिटल, बेहोश हो गए। 24 घंटे बाद डॉक्टर ने कह दिया आई एम सॉरी। आप बिलीव करो, सोचो क्या होगा इस परिवार का। आज भी इस बच्चे को नहीं पता रत्नेश जैन इस दुनिया में नहीं है, इसलिए रत्नेश जैन जी फिजिकल मीटिंग कम करते थे, क्योंकि ये बच्चा माँ से ज्यादा उनको प्यार करता था, उनको निकलने नहीं देता था घर से। जब वो रात को डेड बॉडी घर आई ना, तो माँ को पता है वो क्या कह रहा है, मम्मी पापा ने आज क्या खा लिया जो उठ नहीं रही है, सोए हुए हैं। उसी समय उसको बुआ के घर शिफ्ट किया गया, कहीं बच्चा 5 साल का है, सदमे में ना चला जाए। और उसको फिर आज पता है बाद में क्या बताया गया, तेरे पापा आरसीएम की मीटिंग बहुत दूर करने गए हैं बेटा, कुछ दिन बाद आएंगे। इस बच्चे को तो बड़ा होकर पता लगेगा कि पापा कभी नहीं आएंगे। क्या लाइफ है। लेकिन इस अभियान की ताकत देखना, सफायर पे इनकम होती है 7 से 8 लाख रुपए के एवरेज, इससे ज्यादा ही आती है, 7-8 लाख कम से कम आती है। ये उस इनकम पर थे, आज नहीं है। परिवार का कौन जिम्मेदार है? ये माता पिता बुढ़ापे में क्या करेंगे? इनको शुगर के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है। लेकिन 1 महीने बाद कंपनी का फोन आता है, सुबह जैन नाम है उनका, ये हमारे सीनियर जानते हैं। कंपनी का फोन आया, मैम बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, हमारे इस अभियान का एक बहुत जिम्मेदार साथी हमने खो दिया, इसके लिए दुख है पूरे आरसीएम परिवार को। और अगली लाइन पता है कंपनी की क्या थी, लेकिन मैम आप चिंता मत करना, पूरा आरसीएम परिवार आपके साथ है, आप अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का ध्यान रखो, अपने माता पिता का ध्यान रखो। और फोन आपको इसलिए किया गया है क्योंकि आईडी जैन साहब के नाम पे थी, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप अपने पेपर कंपनी को मेल कर दें, क्योंकि अगले महीने कंपनी आपको सफायर घोषित करेगी। और आज वो आईडी सुबह जैन के नाम से आ गई,
अब ये 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ सुबह जैन को जाता है। ये तो दर्द का विषय है कि इस जगह को कोई नहीं ले सकता, लेकिन इस परिवार के पालन पोषण के लिए उसको 7 पीढ़ियों तक सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस अभियान में वो ताकत है। आप भी यहाँ से शुरू में एक बात आई थी ना, एक कारण लेकर जाना और ये सोच कर जाना, अपने दिल से पूछना कि मेरे बाद मेरे इस परिवार को इस अभियान की जरूरत है। दिल कहे हाँ तो आप इसको करना, कभी छोड़ना मत। और आपका दिल कहे ना तो आप मत करना इसको। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू।